सौरभ, अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, मेरा नाम सौरभ कुमार चौरसिया है। मैं सागर जिले की देवरी तहसील का निवासी हूँ और मैंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं 2013 से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आपने ITI किया है? नहीं, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। इंजीनियरिंग किया Yes, है? sir. ओके। किस में किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने इंजीनियरिंग किया है और अभी आप ट्रेनिंग हैं, ट्रेनर। Yes, sir. आप कहाँ पे हैं ITI में अभी तो? गवर्नमेंट ITI देवरी डिस्ट्रिक्ट सागर। आपने फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है? Yes, sir. ठीक है। कुछ विशेष प्रयोजन आप क्यों आना चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विस में? सर, देखिए, मैं जैसे कि अभी ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है। यदि मैं प्रशासनिक जॉब में आता हूँ तो मुझे एक बड़े क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलेगा और जॉब भी चैलेंजिंग है। वहाँ पे तो मैं केवल टीचिंग कर रहा हूँ, हर साल सेम काम करता हूँ तो वो तो मोनोटोनस जॉब हो जाती है सर। तो कार्य की विविधता और चैलेंजेस और साथ में सर ऐसा ये जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये ऐसा जॉब है कि इससे मैं न केवल देश समाज का बल्कि मैं पूरे विश्व के लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे काम करूँगा। पहली चीज़ आप मुझे बताइए, आपने कहा चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस बताएं पहले आप। सर, जैसे कि ये ऐसी जॉब है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अपन को पुलिस के साथ काम करना पड़ता है और सर विविधता है इसमें। आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मेरे मम्मी पापा और सिस्टर हैं, तो उनकी शादी हो गई। आप अकेले हैं? Yes, sir. आपको कुछ चैलेंजेस पता हैं कि आप जंगल में आप रहेंगे? जी। आपकी नौकरी में अगर आप सेलेक्ट होंगे जी। तो आप जंगल में रहेंगे। जी। ठीक है ना, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं जी। देश दुनिया से पूरी तरह से दूर। Yes. हमारे जंगल के लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ ना कोई नेटवर्क है, खाने के लिए नमक भी नहीं कई बार उपलब्ध होता है। Yes. ठीक है, और ना तो आप मोबाइल का अगर आप उपयोग करते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन के IT के हाँ, सर, सभी तो लोग ना तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते Yes, हैं। sir. इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या आप सोचते हैं इतने चैलेंजेस के साथ आप परिवार को ना तो आप समय भी दे पाएंगे? ठीक है, अभी तो आप इकलौते लड़के हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आए यहाँ पे? सर, मैं लगातार 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं मतलब सामंजस्य बिठा के, मतलब मेरी बच्ची भी है छोटी सी, और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मुझे आदत हो गई है, मतलब ये ऐसा सामंजस्य बताओ। आप चलो, आपका सिलेक्शन होता है, Yes. आपकी पोस्टिंग होती है, कुनू में होती है या कान्हा में होती है। Yes. ठीक है, हमारी जो फॉरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो बहुत इंटीरियर्स में है। जैसे अभी आप नौकरी जहाँ कर रहे हैं, जी। ठीक है, आप शहर में रह रहे हैं, देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब आपकी कहीं पेट्रोलिंग कैंप्स में होती है। पेट्रोलिंग कैंप्स ऐसी जगहों में होते हैं, मैं आपको कभी आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो पेट्रोलिंग कैंप्स ऐसी जगह में होते हैं जहाँ दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक मनुष्यों का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल वीरान, ना सड़कें हैं आपके पास, ना आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अब कई दिनों तक आपको रात भर उसमें पेट्रोलिंग में रहते, तो आप किस तरह आप सामंजस्य रखेंगे? क्या आप अकेले हैं तो क्या आपका परिवार या उसके लिए अलाउ करेगा कि आप परिवार से, अपने बच्ची, इन सबसे थोड़ा दूर रहते हुए भी अगर आपको सर्विस करनी पड़ेगी? सर, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो वो मेरे परिवार को हैप्पी कर लेगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इस जॉब मतलब फॉर्म भरने के पहले इस पर चर्चा की थी कि ये वाली जॉब में तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है, तो वो जॉब नहीं करती तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा कि वो मैनेज कर पाएगी सब चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को वो। सौरभ जी, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं। यस सर। तो आप इंडोर में खेलते हैं या इंडोर स्टेडियम में सर 13-14 में देवरी में मतलब उसका उद्घाटन हुआ था, तब से मैं लगातार वहाँ पे। वो वुडन है या कंक्रीट के उसमें खेलते हैं? सर, वो मैट है सर। मैट। यस सर। तो आप कितने गेम तक स्टेमिना आपकी बनी रहती है लगातार कंटिन्यूस? सर, डबल्स में खेलता हूँ तो 4 गेम्स तक चल जाती है, और सिंगल्स में तो सर 2 गेम में मतलब सिंगल्स भी अभी आप खेलते हैं? सिंगल्स कभी कभार खेलते हैं, जब कोई प्लेयर नहीं आ पाता सर तो सिंगल्स खेलते हैं। फेदर वाली शटल से खेलते हैं या यूनिक्स की प्लास्टिक शटल से खेलते सर। फॉरेस्ट में आप कभी आप फॉरेस्ट का 2-3 दिन स्टे करके कभी भ्रमण किया है आपने किसी भी एक फॉरेस्ट का? मतलब अदर स्टेट के भी किसी फॉरेस्ट में नहीं गए? सर, नंदन कानन में भी गया था रिसेंटली, मेरा भुवनेश्वर में ट्रेनिंग। वो तो एक जू जैसा है। जू में ही गया था सर, मैं स्टे तो नहीं किया सर। यस।
रोड्स वगैरह आपने देखेंगे कि सभी जो भी इंट्रेंस रहेंगी 10-12 किलोमीटर तक रोड्स बिल्कुल कच्ची रहेंगी। रेंज में तो आप इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं, है नहीं? फॉरेस्ट के उसमें आपको कोई डामर रोड नहीं मिलेगी। तो चैलेंजेस तो है ही हैं। यस सर। इन्वायरमेंट में आपने बताया, तो इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से वृक्ष ज़्यादा फायदेमंद है, अपने उसके लिए लगाना पसंद करेंगे एनवायरनमेंट के लिए फॉरेस्ट में? सर जैसे जानते हैं अपन बरगद का पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी जो मैं मेरे ITI में मैंने प्लांटेशन हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से, तो वहाँ पे सर अशोक के पेड़ लगाए हैं और गुलमोहर के पेड़ जल्दी लग जाते हैं सर। शीशम भी मतलब शीशम जल्दी बड़ा हो जाता है, बाकी पेड़ों की अपेक्षा ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो ये लगाए हैं सर। आपके देवरी में कौन सबसे अच्छी लकड़ी होती है, किस उसकी है? सर सागौन ही होती है सर, जब जंगली क्षेत्र में तो सागर का जो क्षेत्र है सागौन का है। बाहर में कौन सी होती है? इस चीज़ के इमारती लकड़ी के? हाँ, अगर आप गए तो होंगे, कभी निकले होंगे? हाँ सर मैं निकला हूँ, लेकिन तो आपने साइड में इधर उधर सारी जगह सर ध्यान नहीं दिया environment के? सागौन ही दिखता है सर ज़्यादातर। तेंदू भी दिखता है, लेकिन सागौन मेन दिखता है सर। अच्छा, बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं? Yes, sir. मुझे आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इंडिया का कौन सा प्लेयर जो है वर्ल्ड नंबर 1 रहा? सर प्रकाश पादुकोण प्रकाश पादुकोण। Yes, sir. और अभी भी एक एग्जिस्टिंग एक ऐसे बैडमिंटन में प्लेयर हुए हैं जिनके नाम लगातार नेशनल का रिकॉर्ड रहा, लगातार नेशनल चैंपियनशिप जीतने का। मतलब अपने उन्होंने जब एक बार स्टार्ट किया तो अपने लाइफ के आखिरी साल से हारे, बाकी आज तक नेशनल्स नहीं हारे। ऐसे कौन प्लेयर थे बैडमिंटन में? मेल प्लेयर की बात कर रहा हूँ। मेल मैं आपको हिंट कर देता हूँ, मेल प्लेयर। लक्ष्य सेन सर अभी रिसेंट है। हाँ सर लक्ष्य सेन। एक आपको और अच्छा मैं हिंट करता हूँ, वेब सीरीज देखते हैं क्या? एक हाल ही में वेब सीरीज इन पर आधारित आई थी G5 में, सैयद नदी। सैयद हाँ सर, उनका तो सैयद कंट्रोवर्सी भी रही है सर। कंट्रोवर्सी थी उनकी जो है। उनको जो भी मतलब एक्सपायर हुए थे थोड़ा जल्दी, तो कंस्पायरेसी है कि कैसे वो मर गए शामिल। सौरभ जी, अभी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टाइगर के बढ़ने से किस प्रकार के पारिस्थितिकीय चुनौतियां पैदा होंगी? सर सबसे पहले तो सर इनकी संख्या बढ़ने से उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराना, शाकाहारी जो जानवर हैं उनकी संख्या ज़्यादा चाहिए, और उनकी एक टेरिटरी होती है, तो क्षेत्र भी जैसे अभी बोला जाता है कि अपना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है या बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो अभी जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग 221 टाइगर हो गए वहाँ पे। तो वहाँ पे 75 कैपेसिटी है, किसी रिपोर्ट में मैंने देखा था, तो एकदम बहुत ज़्यादा हो गया सर। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी इससे हो सकता है इसका आगे चल के, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराना, बड़ा एरिया चाहिए, यही सर। लेकिन बताइए ये 221 का डेटा कहाँ से दे रहे हैं? सर किसी रिपोर्ट में अभी देखा 700 प्लस रिपोर्ट में आपने देखा? सर किसी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है सर। अच्छा, ये जो अभी डेटा आया क्या एक्यूरेट डेटा है? अभी नहीं सर, इसको मतलब फाइनल डाटा अभी प्रकाशित नहीं हुआ। ये कैसा डेटा है? सर 3167 टाइगर बता रहे हैं कि ये फेज 3 की जो गणना है, जिसको बोलते हैं कि ट्रैप कैमरा ट्रैप के आधार पे जो गणना हुई है, तो उसके आधार पे बता रहे हैं सर, अभी एग्जैक्ट नहीं दिया है। नहीं, तो ये अभी FSI ने 221 या कोई डेटा भी जारी नहीं किया है, तो 3167 के मतलब से 200 ही टाइगर बढ़े हैं या और भी हैं? ये डेटा फाइनल है अभी सर फाइनल नहीं है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट जो है टाइगर रिजर्व के बारे में ही दिया, जैसे अपना नौरादेही में भी टाइगर है या यहाँ रातापानी में भी है, तो उसको डाटा अभी दिया नहीं सर। नहीं दिया, मतलब अभी टाइगर बढ़ेंगे या कम होंगे? सर बढ़ेंगे। कब जारी होगा डेटा? सर 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे पर होता है। आपने कैमरा ट्रैप की बात की थी जी, कैमरा ट्रैप मेथड यूज हुआ है, वेरी नाइस। आपने फर्स्ट में कम से कम अच्छा पढ़ा। कैमरा ट्रैप मेथड के बारे में कुछ जानते हैं? क्या होता है कैमरा? सर ये जो टाइगर का जो सेंसस होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं, तो थर्ड फेज में आता है ये। और इसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रैप्स होते हैं, मतलब जो उनकी लोकेशन होती है मेन,
मतलब जहाँ पे वो दिखता है वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। अब कैमरा ट्रैप से इमेजेस जो कलेक्ट होती हैं उसका एक पूरा डेटाबेस बनता है नेशनल लेवल पे। अब उस डेटा को सर जियो टैगिंग करते हैं, जैसे कोई इमेज यहाँ पे ली गई उसका जियो टैगिंग होगा उसके साथ। फिर जियो टैगिंग के आधार पे एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड करता है वो एआई के थ्रू, और वो जो जैसे टाइगर के ऊपर धारियाँ होती हैं, हर एक टाइगर की धारियाँ अलग होती हैं, उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टाइगर वही है। मेरे को ये बताओ, आपने बताया कैमरा ट्रैप में जियो टैगिंग जिस लोकेशन में है जी। वो आइडेंटिफाई की जाती है। कैमरा ट्रैपिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? मतलब कैमरा ट्रैप क्या करता है? ट्रैप करता है आपको, Yes. सिंपल बात है, करता है। तो कैमरा ट्रैप में आप ये बताओ कि किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, कौन सी रेस, मैं आपको सिंपल कहना चाहूँगा, आपको और कॉम्प्लिकेट कम करता हूँ, कि कौन सी किरणों पे आधारित है उसकी टेक्नोलॉजी? सर मैं गैस कर पाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, एग्जैक्ट आपको नहीं पता है? नहीं। कौन सी हो सकती है? देखिए आपको मैं और आपके लिए अच्छा करता हूँ, चलो Ultraviolet। गेस आप बाद में करिएगा। 3 अल्ट्रावायलेट आप गेस कर रहे हैं, ठीक है? विजुअल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड भी सर, इंफ्रारेड यस सर, आईआर पे काम करती है। आईआर पे काम करती उसके ठीक है सौरभ जी, साथ ही अभी आप कौशल विकास के उससे जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी कौशल विकास की योजना चल रही है? 5 योजनाओं के नाम बताएंगे, और राज्य सरकार की कौन कौन सी कौशल योजनाएं चल रही हैं उनके भी सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नेशनल गवर्नमेंट की है। इसके बाद इनका योजना जो है इसमें मतलब बड़े लेवल पे, सबसे बड़े लेवल पे यही चल रही है। इसके अलावा सर वीटीपी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, स्किल इंस्टीट्यूट के लिए चल रहा है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्ट्राइक है, संकल्प योजना है सर, संकल्प है और स्ट्राइक। और राज्य सरकार की कौन राज्य सरकार की सर मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना, और ही मैं याद कर पा रहा हूँ। तो अभी क्या समस्या ग्राउंड लेवल पे, क्या समस्या आ रही कौशल विकास की? ये जो योजनाएं हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सर जैसे क्या होता है कि मतलब लोगों को जो ये योजनाएं हैं इनमें प्राइवेट पार्टनर्स के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो उनका सर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी अभी कमी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे किसी योजना को चलाने के लिए जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको टूल्स होने चाहिए, उनमें कमी है। और सर जो लोगों में भी अभी अवेयरनेस की कमी है कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौशल विकास के बाद उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे इसमें, वो सीट्स खाली भी रह जाती हैं सर। ठीक चलेगा। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आईटीआई से पास आउट होने के बाद जॉब उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है, उनकी सक्सेसफुल रेट कम है, बल्कि वो अगर बचपन से ही किसी अपने उस्ताद के साथ रहें, प्लम्बरिंग सीखें या जो भी सीखें, वो ज़्यादा सक्सेस है, उन्हें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, उनके हो जाते हैं। क्या दिक्कत जा रही जब वहाँ से निकलता है, उसे फील्ड में क्या दिक्कत जाती है, उसे जॉब और वर्क मिलता है नहीं मिलता है? क्या आपने अनुभव किया? सर जॉब तो मिलता है सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको जॉब जो मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश के बच्चे को जॉब बाहर मिलेगा, और जॉब है वो स्किल्ड लेबर वाला जॉब है 5-7 हज़ार, तो वो उसमें क्यों स्किल्ड लेबर का तो जॉब का 13-14 हज़ार रुपये गवर्नमेंट का? मतलब हाँ सर 10 के आसपास मिलता है, तो वो उसको कम समझते हैं कि ये बहुत कम मिल रहा है, वो सोचते हैं यही मिल रहा है, लेकिन यदि उनका स्किल डेवलप होगा तो उसको बढ़ जाएगा। और ये उनमें कमी उनको पता नहीं रहता कि बच्चों को कि हमारा ये जॉब पैसा बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो है उनकी जैसे फिटर की हुई है, इस तरह के जो जॉब हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो तो 12 से 15 देंगी जो मिनिमम उनका फिक्स है। तो क्या इससे ज़्यादा के लोग उम्मीद करते हैं, बच्चे करते हैं कि उन्हें 20-25 या 30 की मिलेगा? स्टेट के बाहर सर थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा रहती है उनको कि कुछ पैसा भेजना पड़ेगा घर, उसके हिसाब से रेमिटेंस। अच्छा, मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटी नहीं होता? कम अपॉर्चुनिटी है सर, इंडस्ट्री की कमी है, तो जॉब कम है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि मध्य प्रदेश की स्थिति सुधार में आएगा? आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कि मध्य प्रदेश में, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ही इकलौता
रीज़न है कि अपन कमज़ोर हैं एम्प्लॉयमेंट में, या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके अनुसार ऐसे क्या फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हों मध्य प्रदेश में कि ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में आ रही, एक लाइन में आ जाए? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो भौगोलिक आधार पे जो कि मध्य प्रदेश जो है लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला बड़ी समस्या होती है। ड्राई पोर्ट्स बनाने पड़ रहा है, जैसे पीथमपुर में बनाया गया है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस कारण से इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पा रही। दूसरा यदि भौगोलिक के अलावा देखा जाए इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है थोड़ी सी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं कमियाँ नहीं जानना चाह रहा हूँ जी। आपको, अगर आप सपोज करें कि आप नीति निर्माता बनते हैं Yes. आगे चल के फॉरेस्ट में या कहीं किसी भी क्षेत्र में, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे कि ये चीज़ें इम्प्रूव करें? सबसे पहले तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करना चाहूँगा मैं। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करना चाहेंगे? सर सड़क निर्माण में और जो इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसको स्टार्ट करने से पहले उसके लिए मार्केट के लिए भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बनाया जाए। जैसे अभी 4 महानगर हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्हीं के आसपास इंडस्ट्री है। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। अच्छा, आप ये बताइए, आप सड़कों की बात करें मध्य प्रदेश में अगर हो, तो मेरा जो आप देखें कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है इसमें जगह जगह मध्य प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है और आगे भी हो रहा है। दूसरा हमारे यहाँ काफ़ी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव चलाई जाती है इंडस्ट्री के लिए, तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? मतलब हर साल होती है इन्वेस्टर्स मीट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इंदौर में जो होती है तो उसके ऊपर क्या आपका कहना है, कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ इस हाँ सर, initiative उसके बाद काफ़ी इंडस्ट्रीज़ मतलब जो घोषणाएं हुई हैं उसके बाद इंडस्ट्री आई भी है हमारे यहाँ पे। लेकिन वो जो इंडस्ट्री आ रही है सर वो महानगर के आसपास ही आ रही है, वो रूरल क्षेत्र में और दूसरी जगह जा नहीं पा रही। तो इंडस्ट्री वालों के लिए भी बैरियर है कि वहाँ पे उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो मार्केट के पास ही लगाते हैं वो। तो इस कारण से थोड़ी सी समस्या होती है। इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट को उनको कुछ सब्सिडी दें तो उनको मतलब वहाँ पे लगाने के लिए प्रमोट हो जाए वो। सौरभ जी, अगर आप फॉरेस्ट रेंजर हो जाते हैं, रेंज ऑफिसर हो जाते हैं, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसका कुछ आपने विचार किया कि फॉरेस्ट के सेटअप में उसमें आप यूज़ कर सकते हैं? जब आप जैसा आपके सामने भी आई कि बहुत दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, इसका कुछ यूज़ हो सकता है? जैसे कि हम देख रहे हैं सारे ऑफिस ऑनलाइन हो रही सारी चीज़ें, तो जब मैं काम करूंगा तो मैं मेरे सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये काम ऐसे करना है। कोई भी पोर्टल है मैं जल्दी से उसको समझ पाऊंगा इसमें क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा सर जो ऐप्स हैं उनको अभी तक कुछ नहीं फॉरेस्ट विभाग में हो रहा है जो आपके मस्तिष्क में हो कि ये किया जाए तो और अच्छा रहेगा, पोचर्स की समस्या हल हो जाएगी या टाइगर्स के बारे में हो जाएगी? आपने बहुत कुछ पढ़ा है इस संदर्भ में। हाँ, आपको कहीं कुछ कमी दिखी इस विभाग में जो आप रेंज लेवल पे कर सकते हो और आगे एडवाइस कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, उसका आप एक प्रयोग करें अपनी रेंज में? सर मैं कोशिश करूंगा कि जो ये ड्रोन तेज़ी से ड्रोन का विकास हो रहा है उसकी मदद से कुछ कोचर्स के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि उनका डाटाबेस बनाया जाए कि जहाँ पे ज़्यादा कोचिंग की समस्या है वहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी की जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन यदि जैसे उसके लिए क्या सबसे बड़ी समस्या है कि टेक्निकल लोग चाहिए। हम जैसे मतलब साथ जो इंजीनियर लोग आ रहे हैं, कि ऐसे लोग आएंगे तो उनको आसानी से टेक्नोलॉजी सिखाई जा सकती है, तो अलग से गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, किसी एक कोचर को जानते हो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करता फॉरेस्ट का एनिमल्स का वो करता, कोई कभी सुनने में आया? एक बहुत पुराना केस है जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे सब मैं यहाँ एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल कर लें अगर कर सकें तो। और उनसे आपको क्या लगा कि उनके आपकी सहायता फॉरेस्ट की कानून नहीं करता है, न्यायालयों से की वजह से फेलोर्स हैं जो भी नहीं रोक पा रहे हैं, या फॉरेस्ट के ऑफिसर्स का आपको कहाँ पे लगना दिखाई दे रहा है कि आपकी टीम भी है पोचर्स को रोकने के लिए फॉरेस्ट बनाती है जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो उनके ऑफिसर्स रहते हैं? कुछ आपने सोचा? कुछ पोचर्स की सबसे बड़ी समस्या है, टाइगर तो हो जाते हैं जैसे आप भी आप देखते हैं रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है,
एक की भी हो, दो की भी हो, जी तो पता चला एक की डेथ हो गई तो रेंज ऑफिसर की बड़ी समस्या होगी। लेवल के एसडीओ लेवल के उन पे बहुत बड़ा प्रेशर आता है गवर्नमेंट का, अपने विभाग का। जबकि 3-4 हत्याएं हो जाती, कभी कोई टीआई हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक टाइगर मरता है तो आप, हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर जितना परेशान है, हर चीज़ में हेल्प चाहते हैं, लेकिन 5 लोग मर जाते हैं तो कभी भी टीआई मैं नहीं देखता हूँ परेशान होकर मेरे पास आया हो कि सर ऐसा हो रहा है, हम ये नहीं रोक पा रहे हैं, हत्याओं को आप कुछ मदद करिए। लेकिन वो हमसे न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाए, स्पीडी ट्रायल हो जाए, तो कुछ हमारे पोचर्स सजा पाएं तो दूसरे पोचर्स ना आने पाएं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अपने लोगों को, कोऑर्डिनेशन हो जाए पुलिस का, फॉरेस्ट का? हाँ सर, सबसे मेन क्योंकि आपने लैंड ऑर्डर बोला है ना, तो लैंड ऑर्डर पे जब आप सोचें अकेले रेंजर नहीं कर सकता, इंक्रोचमेंट जब होता है तो वो सभी ट्राइब्स के लोग हैं या पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग हैं, और लोकल में फॉरेस्ट गार्ड हमारे होते हैं, उसमें वही ज़्यादा गश्त करते हैं। वो सब उन्हीं के परिवार के हैं, जाति हैं, बिरादरी के हैं, 200-500 जो भी हैं। तो रेंजर तो नहीं पहुंच सकता है 40 किलोमीटर के अंदर एक कोई मिट्ठू बाई को पकड़े या गुड्डू को समझे या पहचाने। इसके पास फीडिंग के रास्ते होते हैं फॉरेस्ट गार्ड, और फॉरेस्ट गार्ड उन्हीं की कम्युनिटी के हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट करा। सर इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो कैडर है हमारा जिला पुलिस कोऑपरेट नहीं करती जब तक बहुत बड़े लेवल पे कोई मसला ना आ जाए, स्टेट लेवल पे, तब डीएफओ को भी उसके लेवल पे। तो आपने कभी विचार किया क्या करना जैसे चाहिए? अभी सर आपने बोला कि वो लोकल के हैं फॉरेस्ट गार्ड, तो सर क्या है स्टेट में ऐसा लोकल के भी हैं, उन्हीं की कम्युनिटी के हैं, जी। उन्हीं के परिवार के जी, हैं, उन्हीं के साथ बैठ के रोज दारू मुर्गा जी। रात में खा के वहीं सो जाते हैं। उनको बहुत फीडिंग जंगल में हैं, चैलेंजेस हैं, आप जान रहे हैं। जी। तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड के साथ बहुत हैं, जी। आपके साथ तो कम है। आप तो मोटरसाइकिल बुलेट भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड तो नहीं रख सकता है। जी। आप तो 25 मिनट में आ जाएंगे रास्तों से, वो तो साइकिल से ही चल रहा है। आप तो अपनी एक पिस्टल भी ले सकते हैं, तो वो तो बेचारा उन्हीं के साथ रहना ही में अपनी भलाई समझता है ना, उसे तो वहाँ गश्त करते करते जाना है। तो आपने कुछ सोचा कि क्या फॉरेस्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि कोचिंग, और कोचिंग भी, और फाल जो है वनों की कटाई भी बहुत बड़ी समस्या है। हम 10,000 लगाते हैं, 15,000 कट जाते हैं, और बीमारियाँ भी होती हैं पेड़ों में, तो देर से आज सर्वाइव भी नहीं करेंगे। और सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड का जो नियुक्ति होती है वो जिला कैडर्स के आधार पर होती है। उसके लिए स्टेट कैडर बना देना चाहिए कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, तो उनको लोकल वहाँ पे नियुक्ति ना मिले, तो उससे ये थोड़ी सी समस्या दूर होगी कि वो तो वहाँ पे आदिवासी नेता आ जाएगा ना, जो क्षेत्र का होगा, अपने एमपी को 10,000 जिसके पास वोट होंगे, जिसके पास 10,000 वोट होंगे, वो डीएफओ से और सीसीएफ से भी बड़ा अधिकारी समझ लो उसको। अगर आपके पास 5,000 के आसपास भी वोट हैं तो आप समझिए उस क्षेत्र के सबसे बड़े ऑफिसर आती हैं, आपके होम मिनिस्टर भी सुनेगा, जो भी वहाँ के नेता होंगे। ऐसे आप ये चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे जो पॉलिटिकल भी हैं और प्रशासनिक भी हैं? सर इसके लिए यही जैसे स्टेट ठीक है, कैडर आपका सोचना ठीक है, स्टेट कैडर वो कर सकते हैं, हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके अलावा सर पुलिस से कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब आज भी जैसे पुलिस का डर है सर कानूनन, क्योंकि उनके पास वेपन है और वो उसको टैकल कर लेते हैं। और आज जितना ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों को पता है कि ये वन विभाग वालों के पास यदि हथियार है भी तो वो उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो इस कारण से थोड़ा सा कमियाँ हो रही हैं। तो ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए कि कम से कम डराने के लिए तो ये कुछ कर सके। अच्छा आप ये बताइए, रेंज ऑफिसर को पुलिस की पावर्स अगर दे दी जाए टीआई वाली, या है, आपने कुछ पढ़ा कि रेंज ऑफिसर क्या को- पावर्स हैं और क्या होता है? सर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसको यदि बंदूक इशू कराता है तो उसको चलाने की अनुमति नहीं है। वो तो पेपरों से आप बता रहे पेपरों से हो, होता तो है। आप तो पेपर के यस आधार सर, पे पेपर के आधार पे ही बता रहे हैं सर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको भी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का भी है जी और बॉडी का भी है। वो तो पुलिस को भी उतनी है जितना है। कुछ पावर्स में रेंजर्स को मजिस्ट्रियल पावर्स दिया जाए या एसडीओ लेवल पे दिया जाए। हाँ सर। साउथ का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ ऐसा आपको लगता है? जैसे पुलिस कमिश्नरेट आ गई, वैसे कुछ फॉरेस्ट में कोई ऐसा चेंज किया जाए कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। फोर्स तो आपके फॉरेस्ट गार्ड बहुत मजबूत होते हैं इनके पुलिस वालों से,
वो तो 25-30 किलो साइकिल रोज चला लें, ये तो 25 किलो क्या 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते हैं। हमारे सम्मान की तामीली पुलिस वाले हाथ जोड़ते रहते हैं, साहब आप तो उन्हीं से करवा लें तो ज़्यादा अच्छी है, उतनी दूर हमारा आदमी पहुँच ही नहीं पाएगा। सर हम रेंज ऑफिसर को बुला के एक दिन नियत करते हैं कोर्ट में कि हमारे सारे सम्मान ले जाओ मुदड़ी लाल को तुम ही पहचानते हो, तुम ही तामील कराओ, तो पुलिस वाले निकम्मे नहीं कर पाएंगे। ऐसे जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म में है कि फॉरेस्ट के केसेस हर कोर्ट मंथ में एक दिन लगे। मैं बताऊँ अगर जुडिशियल के जो मैं करता रहा 30 साल 35 साल जो मैंने जिसको प्रमोट किया, हमारे साथ DFO भी साथ बैठते रहे, उन्होंने समस्या किया। एक दिन लगे जैसे 5 तारीख को या फर्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे को फॉरेस्ट के अगर इंक्रोचमेंट के जो भी हैं 30 केस हमारे लगे। उस दिन हम अपने DFO से बोलते हैं हमें एक रेंज ऑफिसर चाहिए जो हमारी कोर्ट में आ जाते हैं, जो हमें गार्ड किए जाए। फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप बैठ जाइए, ये 20 तुम्हारे सम्मन्स हैं जो इंटीरियर के हैं, पुलिस नहीं तामील कर रही है, आप खुद तामील करिए, हम उनको अधिकृत कर देते हैं। तो हमारा स्पीडी ट्रायल होता है, तो जंगलों में जो हो रहा है तो उन्हें डर और भय पैदा हो जाता है। पुलिस की उतनी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ न्यायालय से भी उन्हें अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। न्यायालय से कोऑर्डिनेशन मेरे साथ DFOs वगैरह बैठ के मैंने यही प्लान किया हमेशा कि हम मंथ में एक दिन लगाएंगे, आप हमें कन्फिस्केशन में भी मैं हमेशा CCF से बोलता था मुझे आप एक SDO दीजिए, मैं कोई स्टे नहीं दूंगा इंटरिम। राज के अगेंस्ट जब भी अपील करता है CCF के पास, उसकी रिवीजन सेशन जज के पास आती है। जो भी CCF कन्फिस्केट करता है SDO पहले करता है, फिर अपील में जाता है, CCF के पास जाती है, फिर रिवीजन सेशन जज के पास। जबलपुर में मेरा पूरे 5 जिलों के रहे, मैं इंटरिम रिलीज नहीं करता था। उनसे मैं कहता था स्पीडी ट्रायल के लिए हमें आप अपना एक SDO दीजिए जो मंथ में इस दिन मेरे पास आ जाए, आपका रिकॉर्ड जो कुछ मैं क्वेरी करना चाहूँ मुझे बता दे। स्पीडी ट्रायल लैंड ऑर्डर तभी के साथ साथ कोर्ट से स्पीडी जब तक न्याय नहीं होगा। फॉरेस्ट के केसेस पड़े रहते हैं, एक्साइज के केसेस पड़े रहते हैं, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले सोचते हैं कि सब फॉरेस्ट वाले आराम कर रहे हैं, राता पानी में घूम रहे हैं, शाम में तो रेंजर हो जाता तो मैं साहब ये है, ऐसा बोलते हैं। साहब आप क्या समझ रहे हैं 1 करोड़ रुपए ये साल कमा रहे हैं, ऐसा भी दिमाग में है आपके? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप इस मूड से आ रहे हो ITI इंस्ट्रक्टर से। उन लोगों को बहुत ज्वेलसी रहती है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स हमारे अच्छे लाइफ स्टाइल है, क्योंकि वो पढ़े लिखे उसमें आते हैं। बच्चे आजकल तो सब MSc PhD होते हैं, रेंजर्स जो भी आते हैं। तुम्हारे यहाँ वो गलत तरह से उनका यूज होता है, वो गलत मानसिकता बन जाती है। उनके यहाँ इतना सबऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि चैलेंजेस के साथ न्यायालय को भी जोड़े। तो चैलेंजेस के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी अगर आपका सहयोग देगा, कन्फिस्केशन को पढ़ लीजिएगा बाई चांस, वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 51 पढ़ना, ये 2 है रफली देख लेना, उसके हैक की समझ लेना। SDO प्रोसीडिंग करेगा कन्फिस्केशन की लेवल का ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी, फिर अपील में CCF के पास जाएगी, CF के पास जाएगी, उस रेंज जो डिवीजन का होगा, और उसके बाद सेशन जज के यहाँ आप एक गवर्नमेंट का प्रावधान है कि वो स्व मोटो भी अपील में ले सकता है। जैसे उन्होंने अगर किसी को राज साफ नहीं किया SDO ने, एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि वो स्व मोटो अपील ले ले CF, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर SDO ने छोड़ दिया कोई अपील नहीं कर रहा है, तो अगर इसको मालूम होता है CF को कानून जानकारी बहुत इतनी नॉलेज काफ़ी हो गई। कन्फिस्केशन पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 4 SDO लेवल के ऑफिसर्स हमारे प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी में, तो CF के यहाँ जाएगा, CF के यहाँ से जो भी ऑर्डर होगा उसमें डिवीजन में। आपने एक बात अभी गई जिला कैडर की, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सागर में हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, कुछ को राता पानी कहीं और की जंगल में, पूरी तरह से जंगल अलग है, कम्युनिटी अलग है, चैलेंजेस अलग है, और आप अपने घर परिवार देश दुनिया से अगर फॉरेस्ट गार्ड नीचे ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने आपको चैलेंजेस बताएंगे, तो क्या वो कम्युनिटी भी पूरी अलग है, तो क्या कोप करना डिफिकल्ट पड़ेगा या जिला कैडर के साथ चीज़ें ज़्यादा आसान पड़ेगी? क्योंकि वो मान लीजिए सपोज कीजिए हर व्यक्ति एक साथ नहीं होगा, मैं एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप अगर कोई अच्छा व्यक्ति उस क्षेत्र को बेहतर समझता हो, लोगों से अच्छी उसकी रेपो हो, तो एक ज़्यादा बेहतर वो हैंडल कर पाएगा ना, तो शासन ने जो जिला कैडर बना है। आप चाहते हो कि अगर ऐसा कर दोगे
ठीक है, एक ऑलरेडी चैलेंजिंग जॉब है, मैंने आपको बताया ना, देश दुनिया से दूर यहाँ पे, फिर आप क्या सोचते हो इसके बाद भी राज्य कैडर होना चाहिए या जिला कैडर होना चाहिए? सर वो सर ने जो केस बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं बताया था आप पर्सनली क्या समझते हैं? सर ये तो बैलेंस है सर, मतलब अभी भी ठीक है व्यवस्था, क्योंकि इसको सोच के ही डाला गया है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि उनका घर से वो जुड़ाव रहेगा तो, और मतलब कम्युनिटी से भी जुड़ाव है, तो वो केस में मदद कर सकते हैं। एक आपको पता होगा कि हाईली इसी से जुड़ी चीज में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्पेशली टाइगर जोन पे लागू किया है, जो आप कैडर और इससे जुड़ी चीज बता रहे हैं। आपको क्या उसके बारे में जानकारी? आपको मैं जानकारी दे देता हूँ आपके नॉलेज के लिए हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बाघ मित्र योजना प्रारंभ की है। अगर आप कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो लोकल ट्राइब्स हैं, सपोज करो आप यहाँ के हैं, तो टाइगर जोन के लोकल लड़कों को ही, जैसे अग्निवीर आपने सुना है, है ना, अग्निवीर का फॉरेस्ट रूप मान लीजिए वो है बाघ मित्र। हम लोकल लोगों को वहाँ पे तैयार करेंगे, 4-5 लोगों को, ठीक है, नए लड़कों को तैयार करेंगे उस क्षेत्र की होगी। जंगल में मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड की और रेंज अफसर की जिंदगी के बारे में ये बताऊं कि कई बार मैं पैदल गया, गश्त कर रहा हूँ, सामने टाइगर आगे खड़ा है। चलो तो एक आम आदमी नॉर्मल जिंदगी सोचो, चलो आप जा रहे हो जंगल में, चलो सिंपल आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं, जंगल में जा रहा हूँ गश्त करने पैदल, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह है कि आप सोचते हो कि गाड़ी हर जगह पहुंचे तो नहीं पहुंचती, आपको पहाड़ भी चढ़ना होता है गश्त पे। बिल्कुल जैसा सर ने स्टार्टिंग में बताया था, सड़कें कोई डामर कोई सीसी कुछ नहीं होता है, इवन आपको दलदल में भी चल के जाना पड़ सकता है, नदी भी तैर के पार करनी पड़ सकती है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अगर रियल फॉरेस्ट में आप जाए, आपके सामने टाइगर आ गया, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? आप यहाँ हम बैठे हैं, आप हमारे साथ जा रहे हैं, 3 लोग हो, आप हमारे रेंज अफसर हैं, हमारे सामने टाइगर खड़ा है, आप क्या करोगे? सर मैं उसको पहले देखूंगा कि उसका किस तरह से रिएक्शन उसका क्या है, क्योंकि बताया गया है कि टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता है, तो जैसे उससे अपन खड़े हैं, उससे हाइट में यदि ऊंचाई पे है इंसान तो उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता वो, और यदि लगेगा कि अटैकिंग पोजीशन में है तो फिर मैं एक्शन भी क्या एक्शन? आपके पास कोई हथियार नहीं होते जंगल में अंदर, डंडे से सर उसको डराने की कोशिश करूँगा मैं। कैसे डराएंगे? कोशिश करूँगा सर, कैसे? उसको आप बताएं। जो भी मेरे पास अभी क्या है, चीज़ है? जैसे आग से डरते हैं वो लोग, यदि आगे भी जला पाएंगे तो। अच्छा, जंगल में आग लगा दोगे पूरे? नहीं सर, कुछ होता था। आपको पता है जंगल में आग बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। नॉन कई बार अगर आप ये जंगल में आग जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में आता है। अभी आपसे टाइम काफ़ी हो गया, आपसे कभी पूछेंगे WLPA में, बट एक बहुत बड़ा ऑफेंस है जंगल में आग, मैं आपको ये बता दूँ। अब जंगल में आग लगा देंगे तो एक अपने आप करने के लिए खुद ही कानून तोड़ेंगे। एक आप रेंज अफसर हैं, आपको पहली चीज़ सिखाई जाती है कि जंगल में नहीं सर, वो तो पता रहेगा कि हमने थोड़ी सी यहाँ पे आग लगी, उसको तो बुझा भी सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जब तक में जंगल की आग आपने कभी देखी है? लाइव नहीं देखी सर, पढ़ा है इसके बारे में। आपको एक चीज़ हाँ बता दूँ, अगर एक छोटी सी चिंगारी होती है ना, तो सिगरेट पी के भी फेंक दे, तो जंगल की आग की पुरानी कहावत नहीं पड़ी, दावा नल। जंगल की आग ऐसी नहीं होती कि आप चाहो कि ऐसे बुझा लो। अगर वो लग गई जंगल में आग, जब तक आप टाइगर से बचोगे ना, तब तक इतने जंगल में आपको जला चुकी होगी। कभी आग लगाने की सोचना मत, कोई भी ऑफिसर फॉरेस्ट का आग लग जाए तो वहाँ से हट नहीं सकता है। ठीक है सर, ठीक है। बस एक फाइनल चीज़ बस उनको मैं बता दूँ कि कभी भी सबसे पहली चीज़ टाइगर के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता दूँ, कभी भी आप जैसे हो, आप एजुकेटेड रहो, किसी भी एनिमल में, पहली वाइल्ड एनिमल में, इवन स्नेक्स में टेंडेंसी नहीं होती अटैक करना, और कभी ह्यूमन एक दूसरे को कभी अटैक नहीं करते। हम लोग का कई बार फाइट हुई हुई है। सिर्फ सबसे एक प्रिकॉशन होता है इसमें, आप बनेंगे कभी भी पेट नहीं दिखाई। एक बेसिक थंब रूल है, आप सीधे खड़े हो। हमारा कई अभी जिससे लास्ट ईयर ही मेरा सामना हुआ टाइगर, सामने खड़े, हम मैंने 2 फॉरेस्टर खड़े, उसने हमको देखा, हमने उसको देखो, चुपचाप निकल गए। कभी भी आप सिर्फ शांति बनाए रखें, और अगर वो अटैकिंग मोड में आएगा, आप सेल्फ डिफेंस में करने के लिए एंटाइटल्ड है, करना चाहिए। मैं इसको कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आदमी की जब जान पे आई है तो कुछ तो करेगा ही। लेकिन 90% में आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं होगी तो अगर अटैकिंग मूड पे आए तो क्या करेगा? कभी भी छेड़ना नहीं, भागना नहीं। भाग के कैसे जीतोगे यार? आप कुछ है नहीं तो क्या करेगा? लास्ट ऑप्शन तो है ही है, भागना नहीं है। कभी भी पीठ उसको टाइगर है, जब तक निकलना जाए आप शांति से खड़े रहो, वो निकल जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।